गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग सीखने वाले इतिहास विषय में पाठ 7 असहयोग आंदोलन। इसके पहले हम लोगों ने देखा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किस तरह से हमारे देश के नेता पूरी तरह से संघर्ष कर रहे थे। ब्रिटिशर्स की गुलामी से आजाद होने के लिए जो भी प्रयत्न था, हमारे क्रांतिकारी हो या स्वतंत्रता सेनानी हो, सभी लोगों ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। आज हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी द्वारा किस तरह से कौन कौन से आंदोलन चलाए गए देश की आजादी के लिए। 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो कालखंड है उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो सन 1920 से लेकर के 1947 तक का जो स्वतंत्रता इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, उस कालखंड को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 ईस्वी में लोकमान्य तिलक का निधन हुआ। उसके पहले लोकमान्य तिलक के पास कांग्रेस के बागडोर थी। उनके नेतृत्व में जन आंदोलन हुआ करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। 1920 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की जो बागडोर थी, जो कमान थी, वह महात्मा गांधी जी के हाथों में आई। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सूत्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता युद्ध को नई दिशा दी। गांधी जी के प्रभावी नेतृत्व के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक व्यापक हुआ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नए युग की एक तरह से शुरुआत हुई गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कार्य। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का उपनिवेश था, अर्थात वहां पर भी इंग्लैंड का ही राज चल रहा था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए थे उच्च शिक्षा के लिए, वकालत करने के लिए वहां पर गए थे। वहां अनेक भारतीय उद्योग, व्यापार और काम धंधों के लिए अस्थायी रूप में वे वहां पर बस गए। बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो दक्षिण अफ्रीका में बसे थे, व्यापार के उद्देश्य से, काम धंधे के उद्देश्य से अफ्रीका में। वहां के हिंदी भारतीय लोगों के साथ अपराधी की भांति व्यवहार किया जाता था। उनका हर स्थान पर अपमान होता था। अफ्रीका में जो भारतीय बसे थे उनके साथ एक तरह से अपमानजनक व्यवहार अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। 1906 ईस्वी में वहां के जो शासन में लोग थे, उन्होंने एक ऐसा आदेश निकाला कि जो अश्वेत वर्णीय है, अश्वेत वर्णीय अर्थात काले लोग, उनको अपने पास पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। अगर उनके पास पहचान पत्र नहीं होगा, उनका आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा 1906 ईस्वी में वहां पर आदेश निकाला गया वहां के प्रशासन द्वारा। अनेक प्रतिबंध लगाए गए उनकी आजादी पर। गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर इस अन्याय के विरुद्ध वहां के लोगों को न्याय प्राप्त करा दिया। अर्थात गांधी जी ने वहां के लोगों की लड़ाई लड़ी, अश्वेतों की। अश्वेत अर्थात जो काले लोग थे। तो जो भेदभावपूर्ण रवैया वहां का था अंग्रेजों का, ब्रिटिश शासन का, इसके लिए गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। और गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी और वहां के लोगों को न्याय दिलाने का कार्य महात्मा गांधी जी ने किया। गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। सामान्य लोगों का दुख और दरिद्रता देखकर उन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। वे अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे आश्रम में रहते। तो गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 को। और फिर नामदार गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे उन्होंने परामर्श लिया, सलाह ली और पूरे देश का, पूरे भारत का भ्रमण किया सबसे पहले। और जो सामान्य लोग थे, उनका जो दुख था, दरिद्रता थी, गरीबी थी, उसे देखा और उन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया कि नहीं, अब देश की सेवा मुझे करनी चाहिए। गांधी जी अहमदाबाद के समीप साबरमती के किनारे एक आश्रम में रहने लगे। सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह की अभिनव तकनीक का, एक नई तकनीक, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, ऐसी नई तकनीक का अवलंब महात्मा गांधी जी ने किया। अब सत्याग्रह का दर्शन,
गांधी जी ने सत्याग्रह का नवीन तकनीक को जन आंदोलन के साथ जोड़ दिया। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना, कि मैं सतमार्ग पर चलूंगा, सत्य के लिए अपना पथ नहीं छोड़ूंगा, अपने रास्ते पर चल करके ही, और न्याय मुझे मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं आग्रही, सत्याग्रही अर्थात उसके लिए आग्रह करना, निवेदन करना। अन्याय करने वाले व्यक्ति को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और न्याय का बोध कराना तथा उस व्यक्ति का मन परिवर्तित करना सत्याग्रह का उद्देश्य था। तो सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना, और जो भी व्यक्ति अन्याय कर रहा है उसके सामने अपनी बात को रखना। और किस तरह से रखना है? पूरे संयम के साथ, पूरे धैर्य के साथ, और अहिंसा के मार्ग पर चलना है। हिंसा अर्थात किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए। सत्याग्रही व्यक्ति ने हिंसा अथवा असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी गांधी जी ने सीख दी। कालांतर में केवल भारत में ही नहीं, अपितु अनेक देशों की जनता ने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सत्याग्रह मार्ग का अंगीकार किया। तो इस तरह से हम देखते हैं भविष्य में भी कई देशों ने इस मार्ग का अवलंब किया, अर्थात उस मार्ग पर चल करके न्याय की लड़ाई बहुत से देश के लोगों ने लड़ी। अर्थात जो सत्याग्रह का मार्ग था वह गांधी जी ने पूरे संसार को दिखाया था। अमेरिका के अश्वेत वर्णियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला पर गांधी जी के सत्याग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अर्थात नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग यह अमेरिका के थे। अमेरिका के कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के थे। नेल्सन मंडेला ने बहुत दिनों तक अफ्रीका की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और लगभग 28 वर्षों तक अफ्रीका की जेलों में बंद रहे, लेकिन उन्होंने गांधी जी द्वारा दिखाए गए सत्याग्रह मार्ग का कभी त्याग नहीं किया, उसी रास्ते पर चलते रहे। चंपारण सत्याग्रह क्या है? बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिक भारतीय किसानों पर नील की फसल उगाने पर जबरदस्ती करते थे। यह नील निर्धारित दामों पर ही बागान मालिकों को बेचने की सख्ती की जाती। बिहार का एक चंपारण क्षेत्र है जहां पर जो अंग्रेज थे, बागान मालिक थे, भारतीय किसान जितने भी थे उनको जबरदस्ती कहा जाता था कि नहीं, नील की फसल ही उगानी है। अर्थात जो पारंपरिक फसलें हैं जैसे चावल की, गेहूं की, दाल की, इन फसलों को न उगा करके नील की फसल उगाने के लिए जबरदस्ती अंग्रेज अधिकारी किया करते थे। और नील की फसल उगने के बाद दाम भी वह मालिक ही निर्धारित करते थे, उन मालिकों को ही बेचने की सख्ती की जाती थी। फलस्वरूप जो वहां के किसान थे उन्हें बहुत अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए। वहां उन्होंने किसानों को संगठित करके सत्याग्रह पद्धति से आंदोलन किए। गांधी जी द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन सफल रहा, किसानों के साथ न्याय। इसके बाद आया खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह क्या था? गुजरात के खेड़ा जिले में लगातार अकाल पड़ने से फसलों की अत्यंत दुर्गति हो गई थी। फिर भी सरकार द्वारा बलात् लगान वसूल किया जाता, अर्थात जबरदस्ती वसूल किया जाता था लगान। भले फसल की दुर्गति हुई है, अकाल पड़ा है, किसान त्रस्त है, पूरी तरह से फसल की पैदावार हुई ही नहीं है, फिर भी उन्हें लगान जबरदस्ती देना पड़ रहा था। गांधी जी ने किसानों को लगान अदा न करने की सलाह दी। तब स्थानीय जो लोग थे उनके साथ मिलकर के उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। तो यहाँ पर यह दृश्य है खेड़ा सत्याग्रह का। गुजरात में खेड़ा नामक स्थान पर किया गया सत्याग्रह। इसके पहले चंपारण, बिहार का एक स्थान है चंपारण, वहां पर नील की खेती के लिए किया गया सत्याग्रह। तो किसानों ने उनके नेतृत्व में 1918 में खेड़ा जिले में लगान बंदी आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। अल्पावधि में ही सरकार ने लगान माफ किया। तो हमने देखा कि चंपारण का जो सत्याग्रह था वहां पर भी अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उसी तरह से गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर भी जब गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया तो वहां पर भी ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, और प्रशासन झुकने के कारण लगान माफ करना पड़ा। इसके बाद है अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के समय महंगाई कई गुना बढ़ गई थी। मिल श्रमिकों ने वेतन वृद्धि की मांग की, परंतु मालिकों ने इस मांग को ठुकरा दिया। जो मिल मालिक थे जहां पर कपड़े बनाए जाते थे,
वहां के मजदूरों ने अपनी पेमेंट पगार बढ़ाने के लिए मांग की, वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मालिकों ने ठुकरा दिया, मना कर दिया। गांधी जी की सलाह पर श्रमिकों ने हड़ताल और अनशन किया। गांधी जी भी श्रमिकों के साथ अनशन पर बैठे, कई दिनों तक मिल के सामने अनशन किए, लगातार आंदोलन किए। अंत में मिल मालिकों को पीछे हटना पड़ा और श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करनी पड़ी। रौलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह किया है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों के हितों के लिए निर्णय लिए जाएंगे, उत्तरदायी सरकार लाई जाएगी, ऐसा भारतीयों को लग रहा था। अर्थात जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों के यहाँ पर उपनिवेश होने के कारण भारतीयों को भी उस लड़ाई में सहभाग देना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के लिए लड़ना पड़ा और उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने ऐसा कहा था कि हम आप इस युद्ध में हमें सहयोग दीजिए, सहभाग करिए, हम आपके लिए अच्छा निर्णय लेंगे, एक अच्छी सरकार लाएंगे। किंतु हुआ उसका विपरीत, वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे, टैक्स में और ज्यादा इजाफा कर दिया गया, करों में वृद्धि हुई। आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा है। अंग्रेज सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए उस समय उस विषय में उपाय सुझाने के लिए सर सिडनी रौलट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशें अनेक थी। रौलट सिडनी का एक अधिकारी था, रौलट नाम का, सर सिडनी रौलट नाम का एक अधिकारी था, जिसके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई कि किस तरह से भारतीयों का नेतृत्व किया जाए या यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन लाया जाए, क्योंकि जन आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। इस समिति की सिफारिश 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय सदस्यों द्वारा विरोध किया गया। रौलट एक्ट लाया गया। रौलट एक्ट के खिलाफ जो सर सिडनी रौलट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में जो सुधार लाने की कोशिश की गई, सुधार के नाम पर जो सिफारिशें लाने की कोशिश की गई, उसे रौलट एक्ट कहते हैं। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना जांच पड़ताल किए बंदी बनाने का, न्यायालय में मुकदमा दायर न करते हुए कारावास में बंदी बनाकर रखने का अधिकार सरकार को दिया गया। तो हम देखते हैं कि इसे काला कानून कह करके संबोधित किया गया, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए, बिना किसी जांच पड़ताल की, प्राथमिक जांच पड़ताल की, उसे जेल में डाल दिया जाता था। और क्या अधिकार था अंग्रेजों को कि बिना किसी तरह का मुकदमा चलाए उसे पूरी तरह से न्यायालय में बंदी बना करके पेश न करते हुए सीधा कारावास में डाला जाता था, एक तरह से सजा दी जाती थी। तो यह काला कानून था भारतीयों के लिए। इस कानून के विरुद्ध पूरे देश में क्रोध की लहर फैल गई। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा की और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रौलट कानून को विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी हड़ताल का आह्वान गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। अब इसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। रौलट एक्ट के खिलाफ जन आंदोलन चल ही रहा था पूरे देश में, प्रत्येक स्थान पर। इस आंदोलन में पंजाब प्रांत में प्रखर स्वरूप धारण किया। अमृतसर इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। सरकार ने दमन तंत्र आरंभ किया, अर्थात किसी भी तरह से इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, भले वह लाठी के बल पे हो, हिंसा के बल पे हो। अंग्रेजों ने भरपूर प्रयास किया। गांधी जी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया कि वे पंजाब प्रांत में ना आए। जनरल डायर ने अमृतसर में सभाएं लेने पर प्रतिबंधित आदेश लागू किया कि आप कहीं भी सभा नहीं ले सकते, भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, ऐसा नियम जनरल डायर ने वहां पर लाया। अमृतसर में हड़ताल के विषय में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया। तो जो वहां के प्रमुख नेता थे, हड़ताल कर रहे थे, उनमें से डॉक्टर सत्यपाल थे, सैफुद्दीन किचलू थे। इन लोगों को गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया। इस घटना की निंदा करते हुए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर की जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्योहार उस दिन मनाया जाता, 13 अप्रैल। और जलियांवाला बाग नामक स्थान पर वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, वहीं पर सभा का आयोजन किया गया। इस समय जनरल डायर सेना की गाड़ियां लेकर के वहां पर पहुंच गया। जलियांवाला बाग के मैदान से बाहर जाने का केवल एक ही सकरा मार्ग था। उस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
और बाग में जो इकट्ठा हुए निशस्त्र और निरीह लोग थे, निष्पाप लोग थे, जिसका कोई दोष नहीं था, उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया। बंदूकों के 1600 चक्र चलाने के बाद गोलियां समाप्त होने के कारण गोलीबारी बंद हुई, अर्थात बहुत ही हिंसक घटना जनरल डायर के नेतृत्व में हुई। 1600 चक्र गोलियां, जब तक की गोलियां समाप्त नहीं हो गई तब तक गोलियां चलाते रहने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। इस नृशंस नरसंहार में 400 स्त्री पुरुष मारे गए, बहुत सारे स्त्री पुरुष बच्चे इस गोली में मारे गए, कई लोग घायल हो गए। गोलीबारी के तुरंत बाद निषेधाज्ञा कर्फ्यू घोषित किए जाने से घायलों का उपचार भी सही से नहीं हो सका। संपूर्ण पंजाब में सैनिकी कानून लागू कर सरकार ने अनगिनत लोगों को जेल में बंद कर दिया है। जलियांवाला बाग वही स्थान है, एक ही रास्ता था और चारों तरफ से घेर करके उन पर गोलियां बरसाने का काम जनरल डायर ने किया। लगभग 400 लोग मर गए, हजारों लोग इसमें घायल हुए और घायलों का इलाज सही से नहीं हो सका क्योंकि वहां पर सैनिकी कानून लागू कर दिया गया। इस नरसंहार के लिए पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर उत्तरदायी था। पूरे देश में इस कानून की निंदा और भर्त्सना की गई। हत्याकांड के निषेध के रूप में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए सर खिताब, सर टाइटल दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने अपना टाइटल लौटा दिया, अपनी उपाधि, अपना खिताब लौटा दिया सरकार के विरुद्ध जाकर के। आगे चलकर भारतीयों ने इस नृशंस हत्याकांड की जांच की मांग की। अब खिलाफत आंदोलन क्या है? तुर्किस्तान का सुल्तान विश्व के मुस्लिमों का खलीफा अर्थात धर्म प्रमुख था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की इंग्लैंड के विरोधी गुट में था। युद्ध में भारतीय मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद खलीफा के साम्राज्य को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, यह आश्वासन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दिया था। परंतु युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैंड ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया, तो तुर्किस्तान जो था वह इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। और इंग्लैंड में के साथ जो भारतीय मुसलमान थे समर्थन में, उन्हें तुर्की के खिलाफ लड़ना था। इंग्लैंड ने वादा किया था कि वह किसी भी तरह से तुर्किस्तान को क्षति नहीं पहुंचाएगा, किंतु इंग्लैंड अपने आश्वासन पर कायम नहीं रहा। इसके कारण मुस्लिमों में एक तरह से आक्रोश व्याप्त हुआ। खलीफा को समर्थन देने के लिए भारतीय मुस्लिमों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस मुद्दे को लेकर यदि हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया जाए तो सरकार निश्चित रूप से सही रास्ते पर आएगी, ऐसा गांधी जी ने सोचा। फलतः गांधी जी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया, अर्थात हिंदू मुस्लिम सभी ने मिल करके खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन भारत में शुरू हुआ। सरकार के साथ असहयोग करने के गांधी जी के प्रस्ताव को खिलाफत कमेटी ने मान्य किया। इस समय हिंदू मुस्लिम एकता जो दिखाई दी वह विशेष रूप से उल्लेखनीय थी हमारे देश में। फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन के पीछे गांधी जी की यह धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग पर निर्भर करता। अगर भारतीय लोग ही सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज शासन ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं चला सकते, क्योंकि जो बड़े अधिकारी थे वे अंग्रेज थे, किंतु उनके अंडर में जो काम करने वाले थे वह भारतीय थे। तो अगर इस प्रशासन को पूरी तरह से धराशायी करना है, पूरी तरह से समाप्त करना है, तो जनता को जो उनके लिए कार्य करते हैं उसे असहयोग करना होगा। तो पूरे इस उद्देश्य के कारण जनता को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी ने आह्वान किया। पूरे देश की जनता इसमें सहभागी हुई। 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सभी ने स्वीकृति प्रदान की। असहयोग आंदोलन की समस्त बागडोर गांधी जी के हाथों में थी। इस प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कार्यालय, न्यायालय, विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों का बहिष्कार करने के का निश्चय किया गया। अर्थात जो भी सरकार की चीजें हैं, सरकारी कार्यालय हो, भले न्यायालय हो, विदेशी वस्तुएं हो, सभी का बहिष्कार करना है। सरकारी विद्यालयों में हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, महाविद्यालय में नहीं भेजेंगे,
तो इस तरह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन की यात्रा कहाँ से हुई? असहयोग आंदोलन की योजना के अनुसार पंडित मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास आदि विख्यात वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। ये सब विख्यात वकील थे। इन लोगों ने सबसे पहले न्यायालय का बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि वे सब अंग्रेजों के नेतृत्व में चलते थे। अंग्रेजों का शासन था वहां भी। इस अवधि में विद्यालय और महाविद्यालयों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया। अर्थात जो अंग्रेजी शिक्षा थी, उनके जो विद्यालय थे, महाविद्यालय थे, उसका भी बहिष्कार करके देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की जाए, ऐसी कल्पना की गई। अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। होने वाले चुनाव का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। कई स्थानों पर विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, विदेशी वस्तुओं को जलाया गया। विदेशी वस्त्रों को बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए गए। फलतः विदेशी वस्त्रों का आयात कम हुआ। अर्थात जो बाहर से, विदेश से, इंग्लैंड से जो वस्तुएं आती थी, उसका आयात अब घटने लगा था। स्वदेशी का इस्तेमाल करो, ऐसा असहयोग आंदोलन में निश्चय किया गया। 1921 ईस्वी में मुंबई में आए हुए प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हड़ताल के साथ किया गया। अर्थात वहां के राजकुमार थे प्रिंस ऑफ वेल्स, तो उनका जो स्वागत था वो अभी हड़ताल करके किया गया। उनके निषेध में आंदोलन किया गया। निर्जन सड़कों और बंद दुकानों ने राजपुत्र का स्वागत किया। यह आंदोलन असम के चाय बागानों से लेकर के बंगाल के रेल कर्मचारियों तक फैल गया। अर्थात उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य थे, सभी ने इस आंदोलन, यहाँ तक पूरा आंदोलन, अर्थात पूरे भारत देश में यह आंदोलन फैल गया। आसाम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने भी किया हड़ताल, फिर बंगाल के रेल कर्मचारियों ने भी। असहयोग आंदोलन पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने दमन नीति का प्रारंभ किया, अर्थात लाठी का इस्तेमाल करना शुरू किया। बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने का काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में फरवरी 1922 ईस्वी में प्रदर्शनकारियों ने बहुत ही शांतिपूर्ण जुलूस निकाला और इस जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसके कारण क्रोधित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और इस अग्निकांड में 22 पुलिसकर्मी मर गए, जला दिए गए। इस घटना से गांधी जी बहुत व्यथित हुए। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित किया, क्योंकि गांधी जी का जो मार्ग था वह सत्य और अहिंसा का था। वहां पर हिंसा होनी नहीं चाहिए। किंतु चौरी चौरा नामक स्थान पर जब अंग्रेज लोगों ने, पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई, तो उसके खिलाफ जो आक्रोश था वह लोगों में बढ़ गया और उन लोगों ने इस थाने को ही पूरी तरह से घेर लिया और उसे जला दिया, आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिसकर्मी, वे इस घटना में जल करके मर गए, जिसके कारण गांधी जी को 12 फरवरी 1922 को इस जन आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को बंदी बनाया गया। उन पर यंग इंडिया में 3 राष्ट्रद्रोही लेख लिखने का अभियोग रखकर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यंग इंडिया एक पत्र था, समाचार पत्र, जिसमें उन्होंने लेख लिखा था। तो राष्ट्रद्रोही लेख अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लिखा था, उससे राष्ट्रद्रोह का मामला माना गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। अहमदाबाद में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई और गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। कालांतर में स्वास्थ्य की शिकायत को लेकर गांधी जी को कारावास से रिहा किया गया। अर्थात गांधी जी अस्वस्थ थे जेल में, इसके लिए समय से पूर्व ही उन्हें, उनकी सजा पूरी होने के पहले उन्हें छोड़ दिया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक कार्य भी चलाया। इसमें प्रमुखता क्या था? स्वदेशी का प्रसार, अर्थात स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें, खादी का प्रचार करें, अस्पृश्यता निर्मूलन अर्थात छुआछूत का जो भेदभाव था उसे खत्म करना, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य करना, शराबबंदी जैसे पाबंदियां लाना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समावेश किया गया। इन रचनात्मक कार्यों के कारण जो गांव थे, गांव अब थोड़ा थोड़ा समृद्ध होने लगे थे, विदेशी वस्तुओं का आयात कम हो गया था। तो इस तरह से इससे व्यापक रूप प्राप्त हुआ इस जन आंदोलन। स्वराज्य पार्टी की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस के चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने सरकार को घेरने के लिए विधानमंडल में प्रवेश पाने का विचार रखा। 1922 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो हमारे प्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि भी विधानमंडल में जाएं,
इसके लिए स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई, चुनाव में सहभाग करने की। 1923 ईस्वी में हुए चुनाव में केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में स्वराज्य पार्टी के अनेक प्रत्याशी चुनकर के आए। उसमें मुख्यतः थे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, नचिकेलकर का समावेश था। ये सब जीत करके गए इलेक्शन जो 1923 में हुआ। जब देश में राजनीतिक आंदोलन ठंडा पड़ गया था, तब स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों में संघर्ष किया। उन्होंने विधान परिषदों में सरकार की अन्यायकारी नीतियों का प्रखर विरोध किया। भारत में आगामी समय में उत्तरदायी सरकार पद्धति देने की मांग की। उन्होंने मांग की कि हमारी सरकार होनी चाहिए, ऐसी सरकार जो जनता के लिए कार्य करे। तो अपनी बात को प्रखर रूप से रखने का कार्य इन नेताओं ने किया। भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए गोलमेज परिषद बुलाई गई। राजनीतिक जो भी बंदी थे, जो भी जन आंदोलन में सहभाग कर रहे थे, उन्हें जेल में डाला गया था, उनके रिहाई की मांग की गई। प्रस्ताव ऐसा पास किया गया विधान परिषद में, मंडल में। सरकार ने स्वराज पार्टी के अधिकतर प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, अर्थात उनकी बातों को नहीं माना गया। फिर साइमन कमीशन क्या था? 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून द्वारा किए गए सुधार असंतोषजनक थे, अतः भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त था। इस पृष्ठभूमि में अंग्रेज सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, परंतु इन सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। परिणाम स्वरूप भारत के राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया। अर्थात जो कमीशन बनाया गया था वो हमारे देश के लिए निर्णय लेना था, देश की जनता के हित के लिए काम करना था, किंतु उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसके कारण इस कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। कमीशन जहां जहां गया वहां वहां उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के प्रखर नारे लगाए गए, प्रखर विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों ने लाठियां चलाई। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई और उदंड पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला जी की छाती पर लाठी से प्रहार किए। इस हमले के बाद की निंदा भर्त्सना सभा में लाला जी ने कहा, लाठी की प्रत्येक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील ठोकी जा रही। और कालांतर में कुछ ही दिनों के बाद लाला लाजपत राय इसमें घायल हो गए थे। कई लाठियां उनको लगी थी, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद ही लाला जी का निधन हुआ। फिर नेहरू रिपोर्ट या नेहरू प्रतिवेदन क्या है? भारत के सभी नेता मिलकर सर्वसहमति संविधान बना नहीं सकते। इस प्रकार की आलोचना भारतीय बर्कन हेड ने की कि भारतीय लोग उतने काबिल नहीं कि वे संविधान बना सकें, नियम बना सकें। और इस बात की भर्त्सना लोगों ने की, भारत मंत्री बर्कन हेड ने की थी। इस चुनौती को स्वीकार कर एक सर्वदलीय समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। भारत में स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार स्थापित करे, वयस्क मतदान पद्धति लागू करे, भारतीयों को मौलिक अधिकार दिया जाए कि किस तरह से भारतीय लोग अपने लिए संविधान बना सके। इसके लिए एक समिति बनाई गई, समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। और फिर भाषावार प्रांत रचना करे, मौलिकों को जो मौलिक अधिकार दिए जाए भारतीयों को, ऐसा प्रतिवेदन किया गया। और इस प्रतिवेदन को ही नेहरू प्रतिवेदन कहते हैं। नेहरू प्रतिवेदन किसके नेतृत्व में था? मोतीलाल नेहरू जी। 1929 ईस्वी के अंत तक सरकार ने नेहरू प्रतिवेदन को नहीं स्वीकारा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। इस पृष्ठभूमि में 1929 ईस्वी के दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ और यह जो अधिवेशन था वह ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। इस अधिवेशन में क्या मांग की गई? कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार, यह अब तक राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था, जो अनेक युवा कार्यकर्ताओं को मान्य नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाले युवाओं के नेता थे। अर्थात पूरा जो साम्राज्य है वो हमारे पास, हमारे देश का होना चाहिए, सिर्फ उपनिवेश, छोटे मोटे अधिकार हमको अंग्रेजों से नहीं चाहिए, ऐसा युवा कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। और उनमें से नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, युवा नेता थे। इनकी सोच थी कि नहीं, पूरे आजादी, पूरी
रूप से हमें आजाद किया जाना चाहिए, अंग्रेजों को यहाँ से अब चले जाना चाहिए। इस युवा वर्ग के प्रभाव स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सभा ने स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार का उद्दिष्ट त्याग दिया। इसके बाद भारत की संपूर्ण स्वाधीनता के राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बना। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया और 26 जनवरी यह दिन स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया जाए, ऐसा निश्चित किया गया। अर्थात 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले झंडा लहराया, तिरंगा झंडा, और कहा कि हम लोग आज से आजादी का दिवस की घोषणा करते हैं और प्रत्येक 26 जनवरी को हम आजादी के दिवस के रूप में मनाएंगे। अंग्रेजी सत्ता से भारत को मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता युद्ध को अहिंसक मार्ग से चलाने की प्रतिज्ञा 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में ली गई। परिणामतः पूरे देश में चेतना का वातावरण निर्मित हुई। इसका मतलब महात्मा गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, उनके नेतृत्व में शुरू हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1930 से ही इस आंदोलन को किस तरह से आगे किया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी के जो युवा नेता थे, उनके नेतृत्व में इस संगठन में लड़ाई शुरू की गई। धन्यवाद। थैंक यू।